So we will start with questions of motion in 1D. तो मोशन इन 1D में हमको नॉर्मली कौन कौन से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. नंबर 1, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. बिकॉज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर नॉट सेम. दे मे बी सेम बट दे आर नॉट ऑलवेज सेम. तो वो कब सेम होंगे और कब वो सेम नहीं होंगे, कब इक्वल होंगे, कब वो अनइक्वल होंगे, ये कंडीशन पता होनी चाहिए. You will need to know what is speed and what is velocity. You must know what is acceleration and you should also know speed, velocity और acceleration के types. तो speed में 4 टाइप के स्पीड्स हमने सीखे थे. यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. वेलोसिटी में भी 4 टाइप थे. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एक्सेलरेशन में भी ये चारों थे. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. उसके बाद आपको पता होना चाहिए हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ अ मोशन. मतलब हाउ डज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लुक लाइक, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिल सकता है हमको. व्हाट कैन यू फाइंड आउट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी. तो slope of position time graph gives you velocity. तो आप पोजीशन वर्सेस टाइम प्लॉट करोगे, उसका स्लोप आपको देगा वेलोसिटी. आप अगर वेलोसिटी और टाइम प्लॉट करोगे तो उसका स्लोप देगा एक्सेलरेशन, और उसका एरिया अंडर द कर्व देगा आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस. डिपेंड करता है, हम देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देन यू शुड नो व्हाट आर इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स. इन टोटल देयर आर 5 equations. V equal to U plus AT, V square equal to U square plus 2AS, S equal to UT plus 1/2 AT square, और एक था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला, S equal to U plus A by 2 2n minus 1. मैं बताऊंगा एज एंड व्हेन नीडेड. फिर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज डिस्टेंस. एवरेज डिस्टेंस इज एवरेज स्पीड इनटू टाइम. तो वो हम देखेंगे. और 2-3 फॉर्मूला है दैट यू शुड नो, वो हम विथ टाइम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखते जाएंगे. लेकिन अभी इस स्टेज पे मेरा एक्सपेक्टेशन कम से कम इतना है कि आपको इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स अच्छे से पता है, आपको डायरेक्शन पता है. आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट इज नॉर्मली आई कैप पॉजिटिव एक्स, वेस्ट इज माइनस आई कैप, नॉर्थ इज प्लस जे कैप, साउथ इज माइनस जे कैप, and altitude मतलब height with respect to ground is k cap. इतना पता होना चाहिए. तो keeping that in mind कि आपको पता है, we can start with first question. A body moves 6 meter north, मतलब 6 j cap, 8 meter east, 8 I cap, and 10 meter vertically up, 10 k cap. What is the resultant displacement from the final position? Resultant displacement बोला है, लेकिन पूछा है magnitude of displacement. कैसे समझा? आंसर में वेक्टर है क्या? नहीं. तो फिर अगर वेक्टर नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस बार ये आएगा. बॉडी कहाँ गया? 6 मीटर नॉर्थ गया. मैंने आपको अभी बताया मैंने आपको. नॉर्थ मतलब कौन? जे कैप. साउथ मतलब कौन? माइनस जे कैप. ईस्ट मतलब आई कैप, वेस्ट मतलब माइनस आई कैप, और ग्राउंड से ऊपर इज के कैप. तो 6 मीटर नॉर्थ बोला है तो व्हाट शुड आई राइट इज 6 जे कैप. नहीं, नॉर्थ ना, नॉर्थ जे कैप होता है. 8 मीटर ईस्ट बोला है तो 8 आई कैप, और 10 मीटर वर्टिकली अप मतलब 10 फीट. ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया. आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. सिंपल है ये 100 ये 100 200. 6 स्क्वायर इज 36, 64 मतलब 100 और 100 तो 2 into 100, 10 root 2. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 10 root 2 मीटर. 10 root 2 मीटर. ऑप्शन नंबर. Next question. A person moves 30 meter north
ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू कि पे कंप्लीट अटेंशन. अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, 30 j cap, 20 meter towards east, 20 I cap, and finally 30 root 2 meter in southwest direction. Wait, ढाई नहीं, साउथ वेस्ट 30 रूट 2. ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आई वुड वांट टू आस्क यू समथिंग. फॉर एग्जांपल, सपोज ये आई कैप डायरेक्शन है. आई डोंट केयर आई कैप बोलो, जे कैप बोलो, के कैप बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी दो डायरेक्शन लो, ये आई कैप है, जे कैप. तो वन थिंग दैट यू शुड नो इज, सपोज ये 10 है, मतलब 10 आई कैप है. सपोज ये भी 10 है तो 10 जे कैप है. ये 10 आई कैप हो गया, ये 10 जे कैप हो गया. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स? 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये एक डिस्प्लेसमेंट हो गया. व्हाट इज रिजल्टेंट? रिजल्टेंट मतलब इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे? अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मतलब कितना? 10 रूट 2. 10 रूट 2. ये ईस्ट था, ये नॉर्थ है. तो जब आपको ऐसा दिखे कि 10 आई कैप 10 जे कैप, तो डायरेक्शन पता है क्या है? नॉर्थ ईस्ट है. क्या है? नॉर्थ ईस्ट है. और इसका मैग्नीट्यूड पता है कितना है? 10 रूट 2 है. बराबर. अगर 20 रूट 2 बोला होता तो 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप. 30 रूट 2 बोला होता तो 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप. ऐसा आई कैप क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमने क्या लिया? नॉर्थ ईस्ट. 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, 45 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. करेक्ट. 30 रूट 2 साउथ वेस्ट. ये साउथ है, ये वेस्ट है. डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे. कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है. तो 30 रूट 2 साउथ वेस्ट बराबर माइनस 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप. 40 रूट 2 बोला था तो माइनस 40 आई कैप माइनस 40. अगर मैंने बोला, सुन लो अच्छे से, यहाँ पहले 30 रूट 2 नॉर्थ वेस्ट, 30 रूट 2 नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. वेट, क्वाड्रेंट देख लो, नॉर्थ वेस्ट. कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है? आई. तो उस केस में पता क्या आएगा? माइनस 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप. मैंने अगर बोला होता सपोज 20 रूट 2 साउथ ईस्ट, 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप. तो ऐसे क्वेश्चन में जब पहले तो रूट 2 दिखे, मतलब उसका दोनों कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम है. फिर अगर आपको नॉर्थ ईस्ट बोला है तो पहला क्वाड्रेंट है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है. अगर आपको नॉर्थ वेस्ट बोला है तो दूसरा क्वाड्रेंट है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है. अगर साउथ वेस्ट बोला है तो थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है. बराबर. अगर साउथ ईस्ट बोला है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है. तो ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा. अब हमको पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन. फ्रॉम द ओरिजिन मतलब पर्सन ने जहां से स्टार्ट किया था वहां से. तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले तो एक ओरिजिन सेट कर लेता हूं. मान लेते हैं कि पर्सन ने स्टार्ट किया था यहां से. अब पर्सन पहले कहाँ गया? 30 मीटर नॉर्थ गया. तो पर्सन पहले गया 30 मीटर नॉर्थ, तो वो आ गया 30 मीटर नॉर्थ, मतलब यहां से आ गया यहाँ पे. ये 30 जे कैप हो गया. उसके बाद कहाँ गया? 20 मीटर ईस्ट गया. उसके बाद कहाँ गया? तो 20 मीटर वो ईस्ट गया, 20 मीटर वो ईस्ट गया. उसके बाद कहाँ गया? वो 30 रूट 2 मीटर साउथ वेस्ट गया. 30 रूट 2 साउथ वेस्ट, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट करना चाहिए? कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट करना चाहिए? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट करना चाहिए. यहां तक क्लियर? अब पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम ओरिजिन. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम ओरिजिन मतलब रिजल्टेंट वेक्टर पूछा है. दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर. ये है रिजल्टेंट वेक्टर आर बार. राइट.
पहला वेक्टर था S1 बार जो था ओनली टुवर्ड्स नॉर्थ, दूसरा था S2 बार जो था ओनली टुवर्ड्स ईस्ट, उसके बाद तीसरा था S3 बार जो है टुवर्ड्स, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट है। तो पहले तो 3 वेक्टर बनाने का काम करो। तो 3 वेक्टर, पहला वेक्टर 30j कैप आएगा क्योंकि कहाँ पे वो नॉर्थ में है, कितना नॉर्थ में है, 30 नॉर्थ में है। दूसरा आएगा 20i कैप क्योंकि ईस्ट मतलब क्या होता है, आई कैप होता है। उसके बाद वो कहाँ गया, उसके बाद वो कहाँ गया, साउथ वेस्ट गया। कितना गया, 30√2। तो दो कंपोनेंट दोनों का क्या, 30-30। साउथ वेस्ट तो आई कैप और जे कैप दोनों के दोनों माइनस, माइनस नहीं लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। यहाँ तक क्लियर है, पक्का क्लियर है। तो रिजल्टेंट आर बार क्या होता है, तीनों का एडिशन होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, तीनों वेक्टर्स के एडिशन होते हैं। तो आर बार इक्वल टू S1 बार प्लस S2 बार प्लस S3 बार। तो 30j कैप प्लस 20i कैप माइनस 30i कैप माइनस 30j कैप। 30j कैप 30j कैप हो गया, मैंने तो इसके पहले ही दिखा दिया। देखो रिजल्टेंट सिर्फ रिजल्टेंट कहाँ है, ओनली अलोंग वेस्ट। तो क्या बचा, -10। तो व्हाट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर ड्यू वेस्ट, 10 मीटर, 10 मीटर। हो गया खत्म क्वेश्चन। So there is a secret in cracking, for cracking physics. सीक्रेट सिर्फ इतना है, क्वेश्चन को इमेजिन करो, दैट्स इट। जब क्वेश्चन तुम पढ़ते हो, जैसे आई वाज रीडिंग द क्वेश्चन, उसको इमेजिन करता रहना पड़ेगा। 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर ऊपर गया, ऊपर मतलब यहाँ पे ऊपर, नॉट ग्राउंड से ऊपर है, और क्योंकि ऊपर वो जेड होता है, तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल प्लेन पे दिखाया ना। तो 30 मीटर नॉर्थ गया, फिर 20 मीटर ईस्ट गया, फिर 30√2 साउथ वेस्ट आ गया। 30√2 साउथ वेस्ट में दो कंपोनेंट है, 30 मीटर साउथ है और 30 मीटर वेस्ट है। 30 मीटर पहले नॉर्थ गया था, फिर 30 मीटर साउथ भी आ गया, तो कैंसल आउट हो गया। 20 मीटर ईस्ट गया था लेकिन 30 मीटर वेस्ट चला गया, तो 10 ही मीटर गया, कहाँ गया, वेस्ट में गया, तो आंसर ऐसे ही आ गया था, 10 मीटर अलोंग वेस्ट। खत्म। अगर इन्होंने बोला होता कि 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अ ट्रेन हैज अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1 आवर। पहले 1 आवर में 60। मेरे को बता दो, जब स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और 1 घंटे तक ट्रेन चल रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 60। और 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, फिर 1 घंटे में 60 किलोमीटर, और टाइम भी कितना दिया है, 1 आवर। अब तो पहले 1 घंटे में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 60, एंड 40 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर, 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर। अगले आधे घंटे में उसका स्पीड कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर का। तो आधे घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, आधा, 20 किलोमीटर। तो पहले कितना था, 60, अब कितना है, 20। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, 80। व्हाट इज टोटल टाइम, पहले 1 आवर, फिर हाफ आवर, 1.5 आवर, 80 अपॉन 1.5। व्हाट इज 1.5, 3/2। इमेजिनेशन, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। पहले 1 आवर में 60 किलोमीटर गया, उसके बाद हाफ आवर में 20 गया, तो कितना गया, टोटल 80 गया। कितने टाइम में गया, 1.5 में, राइट। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो डिस्टेंस 80 टाइम 1.5, 1.5 3/2, 80 अपॉन 3/2, 2 गया ऊपर। व्हाट इज 80 इंटू 2, 160। व्हाट इज 160/3, 53.33। ऑप्शन नंबर बी है। खत्म हो गया क्वेश्चन, मैं लिख के दूंगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। आपको एवरेज स्पीड पूछा था, इसको अगर मैं नॉर्मल मेथड से सॉल्व करता तो मैं बोलता केस 1 में स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर का, और केस 1 में टाइम है 1 आवर। हमको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम।
तो डिस्टेंस मिल गया 60 इंटू 1 मतलब 60 किलोमीटर। फिर केस टू में स्पीड हमको दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर का, लेकिन टाइम दिया हुआ है हाफ आवर। तो सिमिलरली डिस्टेंस आपको मिल जाएगा S2 इक्वल टू V2 T2। V2 है 40, T2 है 1/2, तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर का। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है S1 प्लस S2, टोटल टाइम है T1 प्लस T2। S1 है 60, S2 है 20, टाइम है 1, ये है हाफ, तो 80/3/2, वो बाई 2 का गया ऊपर, 160/3 होता है 53.33। तो आंसर हमको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये नॉर्मल मेथड है सॉल्व करने का, पर ये नॉर्मल मेथड अभी इस स्टेज पे आपने नहीं यूज करना चाहिए, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। तो 53.33 kmph, kmph मतलब किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। A 150-meter long train is moving with uniform velocity of 45 km/h. The time taken by the train to cross a bridge of length 850 meter is. Very good. पहले क्वेश्चन को इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक ब्रिज है, इसके ऊपर से एक ट्रेन पास होने वाला है। इस ट्रेन का लेंथ कितना दिया हुआ है? 150 मीटर। तो ये ट्रेन है, इसका खुद का लेंथ है 150 मीटर। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। इसका लेंथ है 150 मीटर और ये जो ब्रिज है, ब्रिज का लेंथ है 850 मीटर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको बोलता हूं लेंथ ऑफ ब्रिज 850 मीटर, और इसको बोल देता हूं मैं लेंथ ऑफ ट्रेन LT विच इज 150 मीटर। इस ट्रेन का स्पीड, इस ट्रेन का स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी v कितना दिया है? 45 kmph। kmph मतलब किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले ये SI यूनिट नहीं है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो। और आपको पता होना चाहिए अब एट दिस स्टेज, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते वक्त 5/18 मीटर पर सेकंड। फिर ये 9 2 होता है, ये 9 5 होता है। फिर ये 25/2 हो गया, मतलब ये कितना हो गया? 12.5। तो ठीक है, 25/2 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। 12.5 मीटर पर सेकेंड, ज़्यादा क्लियर। कितने टाइम में ये ब्रिज को क्रॉस करेगा? द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। सबसे पहले क्रॉस करना मतलब क्या? क्रॉस करना मतलब फ्रंट एंड का एंट्री होना, इसको बोलते हैं द ट्रेन हैज एंटर्ड द ब्रिज। और क्रॉस करके जाना मतलब बैक एंड का बाहर निकलना। तो एंट्री किसने किया? फ्रंट एंड ने, और एग्जिट कौन हुआ? बैक एंड। तब तक आप बोल नहीं सकते कि ट्रेन क्रॉस हो गया। तो ट्रेन क्रॉस होने का मतलब है फ्रंट एंड। फॉर एग्जांपल ये एक ब्रिज है जिस पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पे, अच्छा है सब कुछ हमारे पास होता ही है। तो सपोज एक ट्रेन है, इसका 150 मीटर लेंथ है, ब्रिज का है 850। तो ट्रेन ब्रिज पे एंटर किया कब बोलोगे? जब इसका फ्रंट एंड अंदर आएगा। और ये फ्रंट एंड कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 850 मीटर। और एग्जिट किया कब बोलोगे? जब इसका बैक एंड निकलेगा बाहर। तो 850 में ट्रेन का लेंथ भी ऐड करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस के लिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 850 प्लस 150, 1000 मीटर बराबर। हमको क्या फाइंड करना है? टाइम। व्हाट इज स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम बोल लेता हूं मैं T। तो टाइम T क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड। ये था 850, ये था 150, और ये कितना है? 25/2। मैंने बोला मैं जानबूझ के नहीं करूंगा ऐसा। क्यों? क्योंकि ऊपर आ गया 1000, 25 और ये आ गया 2। आपको पता होना चाहिए 25 4 होता है 100, तो 25 40 होता है 1000। तो 40 × 2 होता है 80। तो 80 सेकेंड लग जाएंगे ट्रेन को क्रॉस करते करते। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है वो इंटेंशनली मैंने वहां रखा है so that you understand how calculation should be done. तो अब a 100-meter long train is moving with uniform velocity of 45 km per hour. The time taken by the train to cross a bridge of length 1 km is. इसका क्वेश्चन, इसका आंसर बिना सॉल्व किए मैं बता सकता हूँ 88 आएगा। क्यों? पिछले केस में ट्रेन का लेंथ कितना था 150, इस केस में कितना है 100। पिछले केस में ब्रिज का लेंथ कितना था 850, यहाँ पे कितना है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर था 1000, बराबर 1000, सही है 1000 मीटर। स्पीड तो सेम है, तो स्पीड तो सेम है 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब 25/2। डिस्टेंस यहाँ पे इस केस में सिर्फ बन जाएगा कितना 1100, क्योंकि यहाँ पे 100 + 1000 तो कितना 1100। जब आपने 1000 अपॉन 25/2 किया था तो कितना आया था? अभी तो ऊपर नंबर बड़ा ही है ना, 1000 की जगह क्या हो गया है? हाँ, तो फिर आंसर 80 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? तो एक ही आंसर है 80 से बड़ा, 88। तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग कैलकुलेशंस, दिस इज हाउ यू शुड बी थिंकिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा 88 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। A bullet fired into a fixed target loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter. How much further will it penetrate before coming to rest, assuming it faces constant resistance to motion? Very good question. पहले क्वेश्चन का पूरा मीनिंग अच्छे से समझना जरूरी है। हमारे पास एक बुलेट था which is basically fired at a fixed target. फिक्स्ड टारगेट मतलब ये रिजिड है, मतलब बुलेट लगने के बाद ये इट विल नॉट मूव। कि नॉर्मली होता है ना, जब बुलेट एक टारगेट को लगता है तो मोमेंटम ट्रांसफर है, डायरेक्ट पूरा का पूरा ब्लॉक शिफ्ट हो जाता है, तो शिफ्ट नहीं होगा। अगर फिक्स नहीं होता, हमने बुलेट फायर किया होता, तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ये पीछे शिफ्ट होगा, तो पीछे शिफ्ट नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बोला है। आगे बोला है 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद, अंदर जाने के बाद, कितना अंदर जाने के बाद 3 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया हाफ। मतलब जो भी इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा, मान लो इनिशियल वेलोसिटी इसका u था, तो यहाँ पे कितना हो गया u/2। मतलब पहले केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना था u1, फाइनल कितना है u1/2। ये पहले केस का सिनारियो है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, तो S1 कितना है 3 सेंटीमीटर। ये केस 1 है, रिमेंबर यहां तक केस 1 है। अब आगे पूछा है अज्यूमिंग दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस। कांस्टेंट रेजिस्टेंस मतलब थ्रू आउट द ब्लॉक डी एक्सेलरेशन इज सेम, रिटार्डेशन इज सेम, मतलब फोर्स हर जगह पे कितना है सेम है। फोर्स अपोजिंग फोर्स है ना यहाँ पे, रेजिस्टेंस मतलब क्या अपोज करना। तो जितना अपोजिशन केस 1 में था उतना अपोजिशन केस 2 में है। तो और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब क्या पूछा है आपको S2, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी किसका केस 2 का कितना है 0 है। फिर केस 1 का इनिशियल कितना हो गया फाइनल ऑफ फर्स्ट। एक्चुअली मोशन तो एक ही है, हम उसको 2 पार्ट में इमेजिन कर रहे हैं। हम इमेजिन कर रहे हैं कि पहले 3 सेंटीमीटर में, फिर अगला इतने डिस्टेंस में, मोशन एक ही था। तो जो पहले केस का फाइनल था मतलब V1 था, वो सेकंड केस का क्या बन जाएगा इनिशियल बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन V1 खुद क्या है u1/2। और इन्होंने बोला है कांस्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब A1 और A2 की वैल्यू आपने सेम लेनी है, बराबर। तो पहले केस से A1 फाइंड करो, दूसरे केस में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो केस 1 में क्या यूज करोगे v² = u² + 2as। अब क्यों यूज करेंगे मुझे, हाँ यस
because you know what is v, because you know what is u, because you know what is s, and you are supposed to find out a. और ये a कहाँ यूज करना है? अगले केस में what is v, u1/2, इसका क्या आएगा? स्क्वायर, ये u1 स्क्वायर आ गया, प्लस 2a1 s1 कितना है? 3। मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करूंगा क्योंकि आंसर वापस से सेंटीमीटर में है, तो आई विल नॉट कन्वर्ट। तो u1 स्क्वायर बाई 4 ये शिफ्ट हो गया माइनस u1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3 इज 6a1। 1/4 में से 1 गया, -3/4, माइनस तो आएगा ही ना, क्यों? रिटार्डेशन है। वेरी गुड, 1 एंड 2 8। तो आपको a1 कितना मिल गया? -u1 स्क्वायर बाई 8। ये केस 1 खत्म, अब केस 2 शुरू। अब केस 2 की स्टोरी भी वही है, वही स्टोरी है। v2 स्क्वायर इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस 2a2 s2। यहाँ पे v2 है 0, यहाँ पे u2 है v1 और v1 है u1/2। तो v2 कितना है? 0, u2 कितना है? u1/2। इसका क्या करोगे? स्क्वायर प्लस 2a2, लेकिन a1 और a2 तो सेम था, तो क्या आ जाएगा? -u1 स्क्वायर बाई 8 इंटू क्या आएगा? s2। ये क्या आ गया? 1 ये क्या आ गया? हाँ, ये क्या आ गया? 4। बी केयरफुल, बी केयरफुल, वेरी केयरफुल, थोड़ा बहुत गलती होता रहता है यहाँ पे लिखने में। देन ये क्या आ गया? 0 इक्वल टू u1 स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कितना? 4। ये माइनस साइन को बाहर लाओ, माइनस u1 स्क्वायर बाई 4 इंटू s2, s1 नहीं, क्या फाइंड करना है? s2, तो इंटू क्या? s2, इसको शिफ्ट कर दिया, माइनस का क्या हो गया? प्लस, तो u1 स्क्वायर बाई 4 s2 इक्वल टू u1 स्क्वायर बाई 4, u1 स्क्वायर 4 4, तो s2 की वैल्यू कितनी आ गई? तो हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट? 1 सेंटीमीटर मोर। ऑप्शन नंबर बी।